नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इसराइल और हमास के बीच समझौता हो गया है। इस समझौते में कौन हारा, कौन जीता, इसका जवाब इस बात से मिलेगा कि इसराइल को समझौता किससे करना पड़ा, हमास से। 15 महीने तक हमास को आतंकी बताकर इसराइल गजा पर बमबारी करता रहा, लेकिन इस दौरान वह भूल गया कि गजा में हमास का कोई भी विकल्प नहीं है। न इसराइल और अमेरिका दूसरा विकल्प बना पाए। जैसे इराक और सीरिया में झट से इसराइल और अमेरिका ने एक नया विकल्प खड़ा कर दिया। जिस हमास को मिटाने की कस्में इसराइल खाता रहा, उसी हमास से उसे समझौता करना पड़ा है। आप कल्पना कीजिए, जब इसराइल की सेना गजा से लौट रही होगी, फिलिस्तीन के लोग अपने घरों की तलाश में उस गजा में लौट रहे होंगे जो अब मलबों के ढेर में बदल चुका है। तो यह किसकी जीत का दृश्य होगा और किसकी हार का? जब इसराइल की जेलों से आजाद होकर हजारों फिलिस्तीनी जीत का निशान दिखाते हुए गजा जाएंगे, तब यह किसकी जीत होगी? आपको याद होगा, हमास के पूर्व चीफ यहया सिनावर ने यही किया था। इसराइल को मजबूर कर दिया था कि वह अपनी जेलों में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनियों को रिहा करे। इसराइल उस अपमान को नहीं भूल पाया, बल्कि उसे अब भी याद दिलाया जा रहा है। इसराइल ने बेशक हमास के सारे बड़े नेताओं को खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद भी इसराइल को हमास से ही समझौता करना पड़ा है। लाखों टन बम गिराने के बाद भी हमास ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि इसराइल को हमास से समझौता करना पड़ा। यह जरूर एक बड़ा सवाल है कि हमास ने फिर क्यों भरोसा किया। इस समय तो यही दिख रहा है कि गजा में इसराइल का कोई भी मकसद पूरा नहीं हो रहा। लेकिन याद रखिएगा, इसराइल केवल गजा की तरफ देखकर युद्ध नहीं कर रहा था। उसका हासिल भले गजा में ना दिखे, लेकिन यमन, सीरिया, लेबनान और ईरान की तरफ देखने से इसराइल का मकसद और उस दिशा में उसकी कामयाबी का चेहरा दिखाई पड़ जाता है। हमास और इसराइल के बीच का समझौता किसी की खुशी या किसी की जीत की खबर नहीं। इस पूरे युद्ध में मानवता की हार इतनी बड़ी है कि कोई युद्ध विराम, कोई समझौता किसी की जीत बन ही नहीं सकता। इन दोनों की जीत तो बिल्कुल नहीं, ट्रंप की ना बाइडेन की। बाइडेन अपनी टीम को श्रेय दे रहे हैं और ट्रंप इसका श्रेय खुद ले रहे हैं। बाइडेन की टीम कह रही है कि यह उनके कार्यकाल की सबसे मुश्किल कूटनीतिक सफलता है, तो ट्रंप की टीम कह रही है कि सबसे आसान काम था उनके लिए। बाइडेन को 1 साल से ज्यादा वक्त लगा, तो ट्रंप ने 1 दिन में हासिल कर लिया। ट्रंप के कारण भले ही इसराइल रुक गया है, लेकिन मध्य पूर्व और खासकर गजा में इसराइल की क्या भूमिका होगी, हमास की क्या होगी? क्या इसराइल फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे देगा? क्या पहले से अधिक फिलिस्तीन को आजादी दे दी जाएगी? इन सब पैमानों पर ट्रंप का इम्तिहान अभी बाकी है। याद रखा जाना चाहिए, ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में जेरूसलम को दूसरी राजधानी के रूप में मान्यता दी थी। गजा में इसराइल के दखल को मजबूत ही किया। अक्टूबर में चुनावों के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनके दफ्तर में आने से पहले गजा में युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए। टाइमिंग देखिए कि ट्रंप के दफ्तर में आने के चंद घंटे पहले गजा में युद्ध समाप्त होने जा रहा है। अमेरिका और इसराइल की मिली भगत की टाइमिंग का श्रेय अगर आप ट्रंप को देना चाहें या बाइडेन को, इससे गजा की हालत पर कोई खास असर नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि युद्ध रुकने जा रहा है। Before I begin, let me speak to important news from earlier today. After 8 months of non-stop negotiation, my administration, a ceasefire and a hostage deal has been reached by Israel and Hamas, the elements of which I laid out in great detail in May of this year. This plan was developed and negotiated by my team and will be largely implemented by the incoming administration. That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, because that's how it should be, working together as Americans. यह समझौता राहत की बात तो है, मगर इसमें किसी की कामयाबी नहीं। जितनी शर्मनाक बमबारी थी, उससे भी शर्मनाक है ये कामयाबी। वही अमेरिका क्रेडिट ले रहा है जिसने संयुक्त राष्ट्र में बार बार इसराइल के खिलाफ लाए गए युद्ध विराम से लेकर तमाम प्रस्तावों पर वोट किया, पास नहीं होने दिया। गजा में कई महीने तक अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टर गस्सान अबू सिट्टा ने ट्वीट किया है कि इन 467 दिनों में इसराइल ने गजा की 16% आबादी को खत्म कर दिया। बाइडेन के दौर में ही अमेरिका ने इसराइल को हथियार दिए, अरबों डॉलर का धन दिया, इसराइल के भयानक हमलों को आत्मरक्षा बताकर मान्यता दी। अब वही बाइडेन श्रेय ले रहे हैं कि समझौता करा दिया, शांति ले आए। नेतन्याहू को वॉशिंगटन बुलाया गया। उनके स्वागत में अमेरिका के क्या रिपब्लिकन, क्या डेमोक्रेट, सारे सांसद खड़े होकर तालियां बजाते रहे। आज वही अमेरिका कह रहा है कि इस राष्ट्रपति ने तो, उस राष्ट्रपति ने तो समझौता करा दिया। जिस हमास को आतंकी बताते रहे, उससे समझौते को विश्व विजय के रूप में दिखा रहे हैं। नई रिपोर्ट आई है कि कमला हैरिस के खिलाफ वोट इसलिए भी पड़ा
कि गजा में इसराइल का नरसंहार नहीं रुका। अपनी सरकार को हराकर बाइडन किस विश्व विजय का दावा कर रहे हैं? यह समझौता महत्वपूर्ण तो है। इसे लेकर यह देखा जाएगा कि इसराइल को तत्काल क्या नुकसान हुआ और इसके बदले भविष्य में उसे क्या फायदा होने जा रहा है। इसराइल का रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। एक सवाल यह भी है कि इसराइल ने गजा में क्या किया है। इसकी जानकारी तो है मगर पूरी नहीं। क्या अब दुनिया भर के पत्रकारों को गजा में जाने दिया जाएगा? यह रिकॉर्ड पर है कि इसराइल ने 4000 पत्रकारों को गजा में जाने नहीं दिया। गजा में इंटरनेट बंद कर दिया गया। बिसान गजा की आवाज बन गई। उनके कई साथी पत्रकार मार दिए गए, लेकिन बिसान ने अपनी रिपोर्टिंग उस हालत में भी जारी रखी। बिसान का एक बयान उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला गया है जिसमें वे कह रही हैं कि 467वां दिन है, मैं अभी तक जिंदा हूं। लोग सीज फायर की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, हताश हैं, घायल हैं, थक चुके हैं, मगर खड़े हैं। ये याद रखिए कि सीज फायर की घोषणा गजा और फिलिस्तीन के नरसंहार के अंत की घोषणा नहीं है। 2 चरणों में सीज फायर होगा। पहले वाला अस्थायी है, दूसरे के अंत के बाद हो सकता है युद्ध खत्म हो जाए, पर लोगों में उम्मीद है कि किसी तरह से यह किलिंग मशीन रुक जाए। मगर यह फिलिस्तीनी लोगों की अंतिम मांग नहीं है। हम बस उम्मीद करते हैं कि यह हमारी आजादी की ओर पहला कदम होगा। गजा को केवल बमबारी रुकने का नहीं बल्कि फिलिस्तीन की आजादी का भी इंतजार है। बिसान बता रही हैं कि समझौते की खबर आने के बाद भी लोग मारे गए हैं। वे अपने वीडियो में गजा के लोगों के झूमने की तस्वीर दिखाती हैं। लोग खुश हैं। कबीर की पंक्तियां याद आ रही हैं, साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरी हैं जिंदा जोगी, राजा मरी हैं प्रजा मरी हैं वैद और रोगी। कातिलों ने ऐलान किया है कि अब हम कत्ल नहीं करेंगे। हमने कत्लेआम रोकने की डील कर ली है। हम पहले भी रोक सकते थे मगर हमसे कत्लेआम रुक नहीं रहा था। अगर किसी को श्रेय देना है तो दीजिए दक्षिण अफ्रीका को और उसके राष्ट्रपति को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इसराइल के खिलाफ मुकदमा दायर किया। श्रेय देना है तो आयरलैंड, स्पेन, बोलिविया, वेनेजुएला जैसे देशों को दीजिए, जिन्होंने इसराइल के अपराधों को बहुत पहले पहचान लिया और नेतन्याहू के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश के बाद आज नेतन्याहू 120 से अधिक देशों में गिरफ्तार किए जा सकते हैं। याद रहे कि अदालत के इस आदेश की अमेरिका ने निंदा की थी। इनमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं है। वैसे भारत के अखबारों में युद्ध वही रुकवा रहे थे। कितनी हेडलाइन छप गई मोदी जी को लेकर कि यूक्रेन रूस से लेकर इसराइल के हमले को रुकवाने में लगे हैं, इनकी भी भूमिका है। लेकिन जब समझौते की खबर आई तो ना उनके नाम की चर्चा है, ना भारत की। अमेरिका के बयान में तो है भी नहीं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी अपने बयान में भारत और प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया, जबकि यहां का गोदी मीडिया आपको टहला रहा था मोदी जी वॉर रुकवा रहे हैं। बाइडन कह रहे हैं उन्होंने 31 मई 2024 को ही प्लान तैयार कर लिया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने भी मंजूरी दी थी। इस दौरान 10,000 से अधिक लोग मारे गए, यह भी याद रखिए। इन 7-8 महीनों में यह प्लान क्यों नहीं सफल हुआ, क्यों नहीं लागू किया गया? किसी के पास ठोस जवाब नहीं, सिवाय इसके कि अब बाइडन की विदाई हो रही है, ट्रंप का आगमन हो रहा है। ट्रंप ने चुनावों के दौरान ही कह दिया था आने के पहले युद्ध रुक जाना चाहिए। वैसे ट्रंप और बाइडन के बीच इसराइल को लेकर खास अंतर नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं 7-8 महीनों से काम कर रहे हैं, और इधर इसराइल के मंत्री बेन ग्विर कह रहे हैं कि उन्होंने कई बार समझौते की कोशिशों को नाकाम कर दिया। एक मंत्री खुलेआम कह रहा है उसने डील रोक दी। बाइडन कह रहे हैं वे डील को लागू करने के लिए काम कर रहे थे। क्या यह मंत्री बाइडन से भी ताकतवर हो गया था? गार्डियन की रिपोर्ट में लिखा है कि बेन ग्विर को भी युद्ध विराम स्वीकार करना पड़ गया है, लेकिन उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों से ट्विटर पर कहा है कि उनकी पार्टी ने युद्ध विराम की एक डील को कई बार रोकने में कामयाबी पाई थी। इस बीच रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि नेतन्याहू के दफ्तर के अनुसार इस्राएली कैबिनेट तब तक युद्ध विराम पर राजी नहीं होगा जब तक हमास अपने लिए छूट पाने की कोशिशें बंद नहीं करता है। नेतन्याहू के दफ्तर का कहना है कि हमास कुछ शर्तों पर पीछे हट सकता है ताकि उसे समझौते में कुछ छूट मिल सके। इस्राएली कैबिनेट इस मुद्दे पर तब तक बैठक नहीं करेगी जब तक मध्यस्थता कराने वाले देश यह साफ नहीं करते कि हमास ने सभी शर्तें मान ली हैं। इन बातों से यही लगता है कि समझौते को लेकर अभी बहुत सारी अड़चनें हैं, लेकिन इसका क्या कीजिएगा कि बाइडन और ट्रंप ने अभी से ही अपना क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है। इस्राइल ने जब हमास के नाम पर गजा पर हमला किया तब भारत के दक्षिणपंथी भी उत्साहित हो गए।
इसराइल उनका आदर्श बन गया, लेकिन 15 महीने तक सघन बमबारी के बाद भी वह हमास से जीत नहीं सका। उसे उसी हमास से समझौता करना पड़ रहा है। भारत के दक्षिणपंथी फिर भी इसराइल के साथ ही रहेंगे, लेकिन कभी खुद को नहीं समझा पाएंगे कि उनका आदर्श देश इसराइल आतंकी संगठन से समझौता कैसे कर सकता है। लेकिन हमास और इसराइल की नजर से देखिए, इसराइल ने कई बार कहा है कि हमास आतंकी संगठन है, जड़ से मिटा देंगे। इसराइल ने हमास के नेताओं को खत्म ही कर दिया, फिर भी वह हमास का विकल्प नहीं बना पाया। उसे हमास से ही समझौता करना पड़ा। आखिर इसराइल ने हमास के नाम पर गजा को तबाह कर क्या हासिल किया, भविष्य का हम नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल तो यही दिख रहा है कि अभी तक समझौते के जितने भी प्रयास हो रहे थे उनमें जोर यही था कि हमास शर्तों को स्वीकार करे। एक तरफा इसराइल भारी पड़ता दिख रहा था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप ने कार्यभार संभाला नहीं कि इसराइल और हमास दोनों ने शर्तें मान ली। गार्डियन की यह खबर देखिए, इससे पता चलता है कि ट्रंप का दबाव इसराइल पर बहुत ज्यादा पड़ा। खबर में छपा है कि इसराइल में छुट्टी के दिन ट्रंप के मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ ने नेतन्याहू के अधिकारियों को फोन किया और कहा कि मैं इसराइल आकर नेतन्याहू से मिलना चाहता हूं। नेतन्याहू के दफ्तर ने जब कहा कि छुट्टी के बाद मिलते हैं तो विटकॉफ ने मना कर दिया, कहा कि आप कल सुबह ही मिलिए। रिपोर्ट में लिखा है यह मीटिंग तनावपूर्ण थी। विटकॉफ ने अपनी तरफ से साफ कर दिया कि ट्रंप इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम होना चाहिए। इससे अंदाजा मिलता है कि इस बार दबाव हमास पर ही नहीं, इसराइल पर भी पड़ा। टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार में अरब अधिकारियों का बयान छपा है कि ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने एक ही मीटिंग में नेतन्याहू के रुख को इतना बदल दिया जितना बाइडन एक साल में भी नहीं कर सके। हारेत्स अखबार ने लिखा है कि ट्रंप के दूत ने नेतन्याहू को ऐसा प्लान स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया जिसे उन्होंने बार बार नकारा है। अखबारों की हेडलाइन यही कह रही है कि ट्रंप के दूत ने नेतन्याहू को मजबूर कर दिया। जो नेतन्याहू बाइडन के सामने नहीं झुके वो ट्रंप के सामने झुक गए। फिर भी एक सवाल तो है कि इतने महीनों तक बमबारी करने के बाद, अपनी सेना को गजा के भीतर भेज देने के बाद, चप्पे चप्पे पर कब्जा कर लेने के बाद भी इसराइल बंधकों तक क्यों नहीं पहुंच सका? पेजर में धमाका करता रहा, यहया सिनवार, हसन नसरल्लाह, इस्माइल हनिये को मारकर अपना सीना फुलाता रहा, लेकिन बंधकों तक इसराइल नहीं पहुंच सका, जबकि उसके खुफिया तंत्र का दुनिया लोहा मानती है। अब उसी हमास से समझौता करने के बाद इसराइल की सेना गजा से लौटेगी। मीडिया में ही खबरें छपी हैं कि युद्ध पर इसराइल के 60 अरब डॉलर खर्च हुए हैं। उसका पर्यटन उद्योग बर्बाद हो गया है, हजारों कंपनियां बंद हो गईं और बंदी के कगार पर पहुंच गई हैं। इतना सब करने के बाद इसराइल वहीं पहुंचा कि बंधकों की रिहाई के लिए हमास से समझौता करना पड़ा। हमास ने कहा है कि कतर की राजधानी दोहा में जो डील हुई है उसमें फिलिस्तीनी गुटों की सभी शर्तों को मान लिया गया है। इसराइल की सेना पूरी तरह से हटाई जाएगी, विस्थापित लोग अपने घरों को लौटेंगे और युद्ध को स्थायी रूप से खत्म किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने इस समझौते के लिए अमेरिका, कतर और इजिप्ट की तारीफ की है। कहा है कि एक कूटनीतिक समाधान तलाश करने के लिए उनकी अथक प्रतिबद्धता इस समझौते को संभव बनाने में महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने आह्वान किया है कि सभी संबद्ध पक्ष इस समझौते को पूरी तरह से लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को निभाने का काम करेंगे। गुतेरेस ने कहा है कि उन्होंने हिंसा की शुरुआत से ही तत्काल युद्ध विराम और सभी बंधकों की तत्काल व बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया है। इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी साफ नहीं कि उन पर लगा प्रतिबंध कब हटेगा। इस डील को लेकर कहा जा रहा है कि अगले 42 दिनों में पहला चरण लागू किया जाएगा। इस चरण में हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा और उसके बाद आने वाले 2 चरणों में 98 बंधक रिहा किए जाएंगे। इसराइल की सेना गजा पट्टी से वापस चली आएगी, तब जाकर युद्ध का अंत होगा। युद्ध का अंत अभी नहीं हुआ है। देखना होगा कि पहले चरण में बंधकों की रिहाई किस तरह से होती है। इसराइल ने अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। सारे बयान अमेरिका, मिस्र और कतर से आए हैं। यह भी खबर है कि इसराइल भी 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा करेगा। इसराइल में ही इसे लेकर एक राय नहीं। दक्षिणपंथी समर्थकों का मानना है कि इसराइल को बंधकों की रिहाई के बाद युद्ध जीतने पर जोर देना चाहिए, तो बहुत से लोग मानते हैं कि रिहाई के बाद युद्ध बंद कर देना चाहिए। इसराइल 15 महीने से बमबारी कर रहा है, तब भी वह जीत का ऐलान नहीं कर पा रहा। उसे उसी हमास से समझौता करना पड़ा। तो अभी उछल कूद से बेहतर है आने वाले 42 दिनों को देखा जाए कि पूरा मामला किस तरह से दुनिया के सामने खुल रहा है।
किस पर किस हद तक विश्वास किया जा सकता है अभी देखना होगा। खुद नेतन्याहू और इस्राएल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने इस्राएली संसद में कहा है कि गजा में कोई भी निर्दोष नागरिक नहीं है। वे बार बार गजा के लोगों को हमास का आतंकी ही बताते रहे, बेकसूर नागरिक मानने से इनकार करते रहे। गजा के 20 लाख लोगों को 7 अक्टूबर की घटना के लिए जिम्मेदार बना दिया। इस्राएल के एक मंत्री ने कहा था गजा पर परमाणु बम ही गिरा देना चाहिए। इस्राएल फिलिस्तीन के वजूद को कभी स्वीकार नहीं करता। इस बीच तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ ही प्रदर्शन होने लगे हैं। युद्ध को लेकर वहां की जनता का धीरज जवाब देने लगा है। हमास के मामले में इस्राएल को थोड़ी सफलता तो मिली है। नवंबर 2023 में हमास ने 105 बंधकों को रिहा किया था। उस समय एक सप्ताह के लिए सीज फायर की घोषणा हुई थी। तब इस्राएल अपनी जेलों से 240 फिलिस्तीनी नागरिकों को छोड़ने के लिए मजबूर हुआ था, लेकिन अब उसे समझौता क्यों करना पड़ा? अच्छी बात है, बंधक रिहा हो रहे हैं, सुरक्षित घर लौट रहे हैं और अमेरिका ने उनकी रिहाई सुनिश्चित कर दी है। उनकी कहानी सामने आएगी तब और भी बहुत बातों का पता चलेगा। नेतन्याहू के सामने एक बड़ी चुनौती है ट्रंप के साथ उन्हें अगले 4 साल तक डील करना है। ट्रंप इस्राएल के हितों के एकदम खिलाफ जाएंगे और फिलिस्तीन के सपनों को पूरा करेंगे, इस भ्रम में किसी को भी नहीं रहना चाहिए। अभी इस्राएल ईरान को और कमजोर करने के लिए ट्रंप पर निर्भर रहेगा, सऊदी अरब से और बेहतर डील करने के लिए निर्भर रहेगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में सऊदी अरब और इस्राएल के बीच कूटनीतिक संबंध कायम हुआ। यह सब इस्राएल के मंसूबे के हिसाब से ही है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने इस्राएल को कुछ नहीं दिया, काफी कुछ दिया है। इस्राएल ने युद्ध जरूर किया, लेकिन अकेले अपने दम पर नहीं, अमेरिका के पैसे और सैनिक मदद के दम पर। इससे इस्राएल की कमजोरी भी दिखी कि वह अकेले नहीं लड़ सकता। इसलिए भी नेतन्याहू ट्रंप को नाराज नहीं कर सकते, जिनकी घोषित नीति है कि अमेरिका दूसरे की जमीन पर युद्ध नहीं करेगा। अरब देशों को इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। पहले भी उनकी भूमिका नाम की थी, आगे भी रहेगी। अरब देशों के पास ना तो नैतिक शक्ति है, ना सैनिक शक्ति। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इस समझौते को पहला कदम बताया है। कहा है कि हमें बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी प्रयास करने होंगे। ये लक्ष्य क्या है? इस्राएल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र की एकता, उनकी एकजुटता और अखंडता की बहाली का। क्या इस्राएल इसके लिए तैयार होगा? महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने जोर देकर कहा है, स्थायी शांति और स्थिरता हासिल करने के लिए फिलिस्तीनी एकता आवश्यक है और एकीकृत फिलिस्तीनी शासन सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। इस्राएली कब्जे को समाप्त करने और दोनों के बीच बातचीत के जरिए 2 राष्ट्र समाधान हासिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है कि फिलिस्तीन को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इसे 2 स्टेट सॉल्यूशन कहा जाता है, जिसके तहत इस्राएल और फिलिस्तीन एक दूसरे के पड़ोसी राज्य होंगे। अमेरिका ने कई दशकों से इस प्रस्ताव का समर्थन किया, बाइडेन ने भी किया। दुनिया के अधिकतर देश इसका समर्थन करते हैं। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने ऐसे ही एक प्रस्ताव 2 स्टेट मॉडल का पेश किया, जिसे फिलिस्तीनी लोगों ने ठुकरा दिया। ट्रंप ने इसे अपना पीस प्लान बताया था। क्या वे फिर से उसी प्रस्ताव को लेकर आगे बढ़ेंगे? क्या इस्राएल इसके लिए तैयार होगा? फिर इसके लिए वह किससे बातचीत करेगा? क्या उसी हमास से? तब उसके लिए हमास क्या हो जाएगा? क्या नेतन्याहू फिलिस्तीन को लेकर अपने पुराने बयानों को भूल जाएंगे? यह रोशनी और अंधेरे की संतानों के बीच की लड़ाई है। संसद में यह कहा था नेतन्याहू ने जब गजा के अहली अरब अस्पताल पर हमला हुआ तो ट्वीट हटा दिया। उनके इस बयान को नरसंहार की भाषा बताया गया। 2 सितंबर 2024 को नेतन्याहू टीवी पर गजा का एक नक्शा लेकर आ गए। नक्शे से वेस्ट बैंक पूरी तरह से गायब था, इस्राएल में शामिल कर लिया गया था। अपनी इस प्रस्तुति में नेतन्याहू ने बताया कि गजा के अधिकांश हिस्से पर इस्राएली सेना का नियंत्रण रहेगा और कुछ इलाकों में ध्वस्तीकरण करने के बाद फिलिस्तीनियों के वापस आने पर रोक लगा दी जाएगी। नेतन्याहू ने कहा था कि प्रशासन का काम स्थानीय इकाई करेगी। आप भूल गए, इस्राएल ने आखिरी बची बेकरी को बम से उड़ा दिया था।
ताकि गजा के लोगों को रोटी भी ना मिले। इन 467 दिनों में हजारों लाखों मकानों का वजूद मिटा दिया गया, घनी आबादी के कई मोहल्ले उजाड़ दिए गए, लोगों को बम और भूख से मारा गया। गजा के लोगों ने इस धरती पर मौजूद जुल्म की हर पुरानी दास्तान को नकार दिया और नई हदों को गले लगा लिया। वे चुपचाप मरते रहे, मारे जाते रहे, अपने आप को मौत के हवाले कर उन्होंने सभ्य दुनिया के ढोंगों को उजागर कर दिया। मरने वालों की गिनती कम पड़ गई, बच्चों पर बम गिराए गए, मारे जाने वाले बच्चों की गिनती कम पड़ गई। अस्पतालों को ध्वस्त कर दिया गया ताकि किसी को इलाज ना मिले, डॉक्टरों को मार दिया गया ताकि किसी की जान ना बच सके, पत्रकारों को मारा गया ताकि किसी को खबर का पता ना चले कि जुल्म किस तरह ढाया गया। इसराइल ने कहा और अमेरिका ने दोहराया कि आतंक से लड़ा जा रहा है। अब कोई सफाई नहीं कि आतंक से लड़ रहे थे तो उसी आतंकी संगठन हमास से समझौता कैसे कर लिया। अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक और आज भी मानवता हर हद तक रौंदी जाती रही है। रौंदने के लिए नई नई हदों को पार किया जाने लगा। या किसी की जीत कैसे हो सकती है? कोई समझौता इसकी भरपाई नहीं कर सकेगा। कितने ही परिवारों का वजूद इस दुनिया से पूरी तरह खत्म हो गया। जीत अगर किसी की है तो उनकी जिन्होंने बमों का मुकाबला किया, अपनी जान दी और दिखा दिया। बमों से इंसानी जज्बे को खत्म नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर सफिया का किस्सा हमने अपने एक वीडियो में बताया। आज तक उनकी रिहाई नहीं हुई। 1 साल तक भारी बमबारी के बीच एक डॉक्टर अपने मरीजों और अस्पताल के लिए खड़ा रहा और आखिर में इसराइल के टैंकों ने उन्हें बंधक बना लिया। दुनिया भर की सरकारों और संगठनों ने उनकी रिहाई की मांग की है, मगर अमेरिका एक डॉक्टर को आजाद नहीं करवा पाया है। 1.25 साल के हमले में इसराइल ने गजा के किस अस्पताल पर बम नहीं गिराए, किस अस्पताल पर बिना सबूत हमास का कंट्रोल सेंटर होने का आरोप नहीं लगाया और उस पर बम नहीं गिराया। आज तक इसराइल ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया कि जिन अस्पतालों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब शरण ले रहे थे उन पर हमले क्यों किए गए। इस युद्ध ने दुनिया के बड़े बड़े अखबारों का असली चेहरा सामने ला दिया। वे सभी इस युद्ध में शामिल रहे। इसराइल की हर क्रूरता को अपनी हेडलाइन में मानवता के रूप में पेश करते रहे। याद कीजिए फिलिस्तीन के पत्रकार किस तरह जान दे रहे थे, उनके बच्चे सामने मारे जा रहे थे, तब भी पत्रकारिता कर रहे थे। अंत में वे भी मारे गए। उनके साथ कई 100 लोग इस युद्ध के बाद पत्रकार भी बन गए। गजा के बारे में दुनिया ने जितना देखा, जितना जाना, उसके पीछे कुछ पत्रकारों का बहुत बड़ा रोल है। उनके नाम लिए जाने चाहिए। अल जजीरा ने उन सब पत्रकारों के नाम एक जगह जुटाए हैं जो इन हमलों में मारे गए हैं। गजा की आपने जो भी तस्वीरें देखी हैं वो वहीं के पत्रकारों ने आप तक पहुंचाई। वायल अल दाहदऊ, फादी अल वहीदी, बिसान औदा, पेलेस्तिया अलकाद, विस्साम नासर, मुताज अजैजा, हिंद खुदारी, युमना अल सैयद। जब कुछ नहीं बचा था तब ये लोग अपनी जान पर खेलते हुए बिना इंटरनेट, बिना खाए पिए रिपोर्ट करते रहे। इसराइल ने सब कुछ खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों की हिम्मत और हौसले को वह रौंद नहीं पाया। इन्होंने भूखमरी, बमबारी, अत्याचारी, टेंट सब पर रिपोर्ट किया, अपने साथियों को मरते हुए देखा, उन्हें दफनाया भी और रिपोर्टिंग करते रहे। दुनिया भर ने इन पत्रकारों का जज्बा देखा है, उन्हें मरते हुए भी देखा। इसराइल के हमले में 160 से अधिक पत्रकार मारे जा चुके हैं। कुछ दिनों के बाद फिर किसी पत्रकार का अकाउंट चुप हो जाता है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट टारगेट करके पत्रकारों की हत्या किए जाने के आरोपों की जांच कर रही है। इन अपराधों के लिए क्या कभी किसी को सजा मिलेगी? इसराइल के पास युद्ध जारी रखने का कोई तर्क नहीं बचा था। उसे लौटकर वही करना पड़ा जिसकी बात पहले दिन से की जा रही थी। बंधकों के परिवार कह रहे थे कि युद्ध रोको, बंधकों की रिहाई की बात करो। नेतन्याहू हमास को खत्म नहीं कर सके, लेकिन सीरिया में असद, लेबनान में हिजबुल्लाह के बड़े बड़े नेताओं को खत्म कर ईरान को कमजोर तो कर ही दिया। इस पूरे एपिसोड में ईरान कमजोर हुआ है। इसराइल इसे अपनी कामयाबी बता सकता है, लेकिन गजा में नेतन्याहू अपनी कामयाबी नहीं दिखा सके। निश्चित रूप से इसराइल ट्रंप के सहारे अगले मंसूबे पर काम करेगा ही, और ट्रंप भी इसराइल की ही मदद करेंगे। इस समझौते से फिलिस्तीन को आजादी मिलने वाली है, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। फिलिस्तीन के इलाके, खासकर वेस्ट बैंक में इसराइल के चेक पॉइंट ही इतने हैं कि उन्हीं को खत्म करने में ट्रंप के कई कार्यकाल बीत जाएंगे। इतना सब करने के बाद भी, 15 महीने तक बमबारी करने के बाद भी इसराइल की जीत का ऐलान नहीं हुआ। निराशा के इसी दौर में
दुनिया ने उन लोगों को देखा जो इसराइल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और हिंसा क्रूरता का विरोध करते रहे। लाखों की संख्या में लोग लंदन, पेरिस, बेल्जियम, जर्मनी, स्कॉटलैंड की सड़कों पर विरोध करते रहे। उनकी सरकारें इसराइल के साथ रही, मगर जनता उसके विरोध में। अमेरिका की यूनिवर्सिटी से लेकर दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन का नया रिकॉर्ड बनाया, अपनी पढ़ाई डिग्री खतरे में डाल दी, गलत को गलत कहा। भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र खुद से एक सवाल कर सकते हैं, जब दुनिया भर के छात्र इसका विरोध कर रहे थे, वे कहां थे और क्या कर रहे थे? भारत की जवानी के पास अपनी कोई कहानी ही नहीं है। बाइडेन और हैरिस ने ऐतिहासिक मौका गंवा दिया। समझौते को लेकर उनके दावों पर विश्वास नहीं होता है। उनके समझौते और कमजोरी को ही दुनिया याद रखेगी। इसराइल के लिए अमेरिका की एक पार्टी अपनी सरकार गंवा सकती है, या अमेरिका में इसराइल की जीत है और अमेरिका की ही एक पार्टी के लिए इसराइल ने समझौता कर लिया, यह इसराइल पर अमेरिका की जीत है। दोनों आपस में मिले हुए हैं कि एक दूसरे को आप अलग नहीं कर सकते। आज ट्रंप की वाहवाही हो रही है, आने वाले समय में दिखेगा ट्रंप दुनिया में कोई नई मिसाल छोड़ते हैं या इसराइल के लंबे एजेंडे पर खुलकर खेलने लग जाते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।